नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नए भारत 2014 के बाद के आज़ाद भारत एज कंपेयर टू 2014 के पहले लीज पे आज़ाद भारत एज पर पद्मश्री कंगना रानावत के इतिहास के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के G23 के नेता मनीष तिवारी ने अपनी एक किताब में कहा है कि मुंबई अटैक 26 नवंबर के मुंबई अटैक के बाद यूपीए की मनमोहन सिंह लेड सरकार को रिस्ट्रेंट नहीं दिखाना था, ये वीकनेस जैसी होती है। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा पूरी किताब पे कि क्या उन्होंने इस पे भी कोई बात की है कि बस और बिरयानी की कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, जब अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल उपहार में पाए, पाकिस्तानी सेना हमारे देश के अंदरूनी इलाकों में घुस गई, उसके बाद भी ही नेवर डेयर टू अटैक पाकिस्तान। हमने पूरा युद्ध अपनी सीमा में लड़ा। वी फॉट इट इन लाइक द वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशंस फॉर आर्मी, बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस कि हम वी वर क्लाइंबिंग अप, दुश्मन वॉज सिटिंग एट द टॉप। वो पत्थर भी गिरा दे तो गोली थी, हम गोली भी चलाएं तो वो पत्थर था। फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने वो लड़ाई जीती। दैट वॉज नॉट अ वॉर, रिमेंबर दिस, इट वॉज एन ऑपरेशन। कारगिल वॉर भाजपा झूठ बोलती है। इन ऑफिशियल पार्लांस इट वॉज ओनली एन ऑपरेशन। वाजपेयी गवर्नमेंट नेवर डेयर टू कॉल इट अ वॉर। तो ये वीकनेस थी कि रिस्ट्रेंट था। या उसके बाद अगर हम ऑपरेशन पराक्रम देखें, संसद हमले के बाद, when Modi ordered the Indian Army in attacking formations, asked them to go to the forward base, 2 साल वहां रखा और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वापस लौटा लिया। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट इस फॉरवर्ड पोस्टिंग में, चूंकि जब आप युद्ध करते हैं तो यू गॉट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप बम बिछाते हैं, बारूदी सुरंग बिछाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और उसमें हादसे होते हैं, आपके सैनिक भी मारे जाते हैं। हमारे 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। ऑफिशियल टोल 798 है, कारगिल की आई थिंक 590 समथिंग है, 598 है शायद। तो कारगिल से ज़्यादा हमारे ऑपरेशन पराक्रम में मरे, जो ना युद्ध था ना ऑपरेशन था, और जिसमें हमने दुश्मन को सिंगल बुलेट इंगेज नहीं किया, वेदर इट वॉज अ रिस्ट्रेंट। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बस बिरयानी वाली राजनीति आगे बढ़ाई। भाषण चाहे जो देख के आए हूं। अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया, उनके घर की पार्टी में बिना बुलाए चले गए, बदले में पठानकोट पाया। ही डेयर्ड नॉट अटैक पाकिस्तान। पठानकोट के बाद उन्होंने क्या किया? ISI को बुला लिया। ISI को इंडियन एयरफोर्स के एक बेस पे बुला लिया। ये दोनों बातें भारत में पहली बार हुई थी। It was the very first time an Indian Air Force base was attacked by the terrorists, and it was the first time that an Indian government has invited ISI, जो मास्टरमाइंड है इन सारे टेरर अटैक्स की, उसको हमारे ही ऊपर हमले की जांच करने की, जो उसने करवाया था। ये रिस्ट्रेंट था कि नहीं? उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उड़ी, पुलवामा, बालाकोट। मोदी नेवर डेयर टू डिक्लेयर अ वॉर ऑन पाकिस्तान। वी स्टिल हैव द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। जुमला उमला सर्जिकल स्ट्राइक का चलता रहता है, वो पहले की भी सरकारों ने किया था। अगर उस नज़र से देखें तो सियाचिन पे जो कब्जा है, ऑपरेशन मेघदूत, इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ? जैसे ही राजीव जी को ये सूचना मिली कि ये लोग कब्जा करने के चक्कर में हैं, उन्होंने तुरंत आदेश दिया और भारतीय फौज ने रातों रात कब्जा किया सियाचिन। इफ दिस इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक, व्हाट इज? या उसके 2 साल बाद जब ऑपरेशन राजीव हुआ, ये राजीव गांधी के नाम पे नहीं था, ये सियाचिन पे एक पोस्ट थी, कायद पोस्ट, जो बची रह गई थी पाकिस्तान के पास, लेकिन वो हाइट पे थी और वहाँ से वो जब तक गोली चलाते थे और हमारे सैनिक मारते थे। जिसको कब्जा करने के लिए जो पहली टुकड़ी गई, उसका नेतृत्व 2nd लेफ्टिनेंट राजू पांडे कर रहे थे, शहीद हुए। उनके नाम पे 1987 में ये दूसरा हमला हुआ, 23 to 26 जून, जहाँ पे हमने कायद पोस्ट जीती नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में, और अब वो बाना पोस्ट। तो खैर, व्हेन आई मेड द वीडियो
इंडियन आर्मी का, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद का पूरा इतिहास है हॉस्टिलिटी का, मैंने उसमें यूएन मिशंस नहीं जोड़े, श्रीलंका में पीस कीपिंग के लिए बुलाया वो नहीं जोड़ा, ऑपरेशन पोलो नहीं जोड़ा जहां पे हैदराबाद या जूनागढ़ जैसे चीजें नहीं जोड़ी, असम में उल्फा को नहीं जोड़ा और ह्यूमैनिटेरियन मदद नहीं जोड़ी। मैंने सिर्फ हॉस्टिलिटी वाली जो कंडीशंस है जहां पे इंडियन आर्मी वाज एंगेज्ड विद एन एनिमी ऑन इट्स ओन कंडीशंस, नॉट एज अ गेस्ट, नॉट एज अ बेनिफैक्टर, नथिंग। उस पे तमाम मित्रों ने साझा किया तो उनमें से एक पे एक संघी कूद के आए और उन्होंने पकड़ा ऑपरेशन विजय, कारगिल वाला नहीं, पहला ऑपरेशन विजय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला, गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से 451 साल बाद जब लिबरेट किया था। दिसंबर 17 1961 से दिसंबर 19 1961 तक चला ऑपरेशन। और इस पे एक महानुभाव कूद के आए, वो बाकी कुछ पे नहीं बोले, वो 67 में नाथुला पे नहीं बोले, चोला पे नहीं बोले, 65 में पाकिस्तान पे नहीं बोले, 71 में बांग्लादेश पे नहीं बोले, वो ऑपरेशन मेघदूत पे नहीं बोले, वो ऑपरेशन कैक्टस पे नहीं बोले, 3 नवंबर 1988 जहां पे राजीव जी ने भारतीय सेना भेज के मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को असफल किया था और आजाद कराया था। उन्होंने एक पकड़ा और मुस्कुरा के बोले, अरे गजब है सर, नेहरू जी थे जो गोवा आजाद करा पाए, वरना लोहिया जी तो वहां आम की बाग लगाने गए थे। और तब मेरा माथा ठनका, मुझे लगा बात में तो दम है। और तब मैंने सही इतिहास खोजना शुरू किया, वो इतिहास जो कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे छिपा लिया है। और तब मुझे पता चला कि दरअसल नेहरू जी ने गोवा को लिबरेट नहीं कराया था। जो सैन्य कार्रवाई हुई थी, भारतीय सेना भी लगभग झूठी बोलती है, गोवा को आजाद कराया था लोहिया जी ने। वो नामों का एक जंगी बेड़ा बना के गए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक बालक से प्रेरणा ली थी जो गुजरात के किसी गांव में, यहाँ पे उसकी माताजी बर्तन पोछा करती थी, वहाँ पे एक तालाब में मगरमच्छ मिलते थे। जी, गुजरात के एक गांव के तालाब में मगरमच्छ मिलते थे और उनमें से एक मगरमच्छ को एक बार वो उठा के अपने घर ले आया था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लोहिया जी ने इससे प्रेरणा लेके 15-20 मगरमच्छ पकड़े और उन पे एक जंगी बेड़ा लेके गए। और जब पुर्तगालियों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, लोहिया जी मगरमच्छों पे सवार सेना ला रहे हैं, जब ये मगरमच्छ नाथ सकते हैं तो हम क्या हैं, और वो भाग गए। गोवा लिबरेशन में जो भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए वो उसी तरह के थे जैसे गलवान में जो शहीद हुए, जब एक महामानव ने कहा था, ना कोई आया है ना हमारी सीमा में किसी का कोई कब्जा है। तो गोवा में भी यही था कि लोहिया जी ने आजाद कराया, ना हमारा कोई मारा गया था, ना हमारी सीमा में किसी का कोई कब्जा था। जो सैनिक मेजर और कर्नल समेत शहीद हुए, वो शहीद नहीं हुए, वो आत्महत्या कर लिए या कुछ किए। फिर मैंने इतिहास को और ध्यान से देखा। नाथुला की लड़ाई मैंने देखी, जब नाथुला में दोबारा हमला किया था 1967 में चीन ने, और चोला में। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने इसका गलत श्रेय दिया इंदिरा जी को और भारतीय सेना को। दरअसल हुआ यह था कि एक महामानव जो खुद के दावे के मुताबिक भीख मांग के जीता था और हिमालय में रहता था, जब उसको इस हमले की खबर लगी तो वो दौड़ता भागता नाथुला पहुंचा और उसने चीन के सैनिकों से कहा कि ठहरो, तुम भारत को जीत तो सकते हो लेकिन तुम्हें मुझे भिक्षा देनी होगी, भिक्षाम ददाहि। चीनियों ने लगा कि तो यार ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, तो उन्होंने कहा क्या लोगे साधु? इसने कहा 18,000 रुपये किलो का मशरूम मैं रोज रात में खाता हूं, दिन में मैं 5 बार सूट बदलता हूं, बबलगारी के चश्मे पहनता हूं, जूते मेरे कभी दोबारा नहीं बदलते, मैं जो सूट पहनता हूं मोनोग्राम होते हैं, एक एक सूट 20-20 लाख का आता है, दे पाओगे चीनियों? और चीनियों को लगा ये तो बड़ा महंगा सौदा है। वो सर पे पांव रख के ऐसे भागे कि फिर 45 साल बाद वापस दिखाई दिए। ये महामानव तब देश में क्या बन चुका था मुझे पता नहीं, लेकिन फिर वो 45 साल बाद दिखाई दिए
और जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इंदिरा जी को जब ये बात पता चली कि एक महामानव भिखारी ने अकेले अपने दम पे चीन की सेना को लौटा दिया, तब उनको लगा कि यह आदमी बदमाश। इसीलिए जब 1971 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा और जब बांग्लादेश को आजाद कराने की बात आई, तो इंदिरा जी से लेकर के जनरल मानेकशॉ तक थर 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 कर कांप रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में आतंक जो अपराधी हैं वो एक खास व्यक्ति से कांपते हैं और प्रदेश छोड़ के भाग गए, उसी तरह से जनरल मानेकशॉ और इंदिरा जी ने कांपते हुए सोचा कि अगर ये आदमी आ गया तो ये अकेले हरा देगा, हमको कोई श्रेय नहीं मिलेगा। और इसीलिए इंदिरा जी ने उस महामानव के मुताबिक उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। इसके बाद आया सिक्किम। सिक्किम में अगर आप तस्वीरें ध्यान से देखें तो जब 1975 में सिक्किम को भारत ने अनेक्स किया अप्रैल 9 को, तब आप भारत का जो सैन्य फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखिए। उसके आगे आपको एक टुटहा स्कूटर दिखाई देगा, लेकिन वो जो टुटहा स्कूटर है वो टैंक से ज्यादा ताकतवर था। उस स्कूटर का भारत के हर प्रदेश से नहीं, हर जिले से नहीं, हर कस्बे से नहीं, हर गांव से नाता है। वो स्कूटर कभी झज्जर चला जाता था हरियाणा में और कहता था कि मैं बचपन से एक सैनिक का स्कूटर बनना चाहता था। कभी वो स्कूटर बिहार चला जाता था कि मैं बचपन से बिहारी बनना चाहता था। कभी वो स्कूटर नागालैंड चला जाता था, सींग वाला पगड़ी बना के बोलता था कि मैं बचपन से सींग वाला पगड़ी पहनना चाहता था। देखिए ना, ये जो मेरा मिरर है वो पगड़ी, वो सींग जैसा ही तो है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सिक्किम को भी, तो आपको वो टुटहा स्कूटर दिखाई देगा और वो महामानव भी, जिसने सिक्किम को भारत में एनेक्स किया। इन वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों से निपटने की जरूरत है। उसके बाद आया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत मतलब सियाचिन वाला, 13 अप्रैल 1984 को। इसमें महामानव नहीं गया। उसने कहा कि ये ठीक नहीं है क्योंकि उतनी ऊंचाई पे है और सांस वगैरह की समस्या है। तो उसने एक और बड़े महामानव को भेजा, जिस महामानव का दावा है कि वो मूतने लगता है तो 2000 लोग लाइन लगा लेते हैं। When he goes to pee, 2000 people form a queue to see him peeing. उस महामानव की योग में बड़ी सिद्धि है। ऐसे करता है, सांस रोक लेता है, ऐसे करता है, सांस रोक लेता है। तो उसने अपना जो सबसे शक्तिशाली कवच कुंडल था, सलवार सूट और दुपट्टा निकाला, सांस रोका और पहुंचा। और चीनियों ने देखा कि यह आदमी बिना किसी स्नो गियर के, बिना किसी जैकेट के, बिना किसी थर्मल उसके आ गया है। चीनियों ने, सच पाकिस्तानियों ने तो दम साध के भागे, और भागे तो सीधे गलवान में रुके या लद्दाख में रुके या पता नहीं कहां रुके, या रुके ही नहीं। इसके बाद वही ऑपरेशन राजीव, बाना सिंह वाला। बाना सिंह को कैसे कब्जा करनी है कायद चौक, कायद पोस्ट, इस बात की जो पल पल खबर है वो वही महामानव दे रहा था। जैसे उसने एक अंतरिक्ष यान मंगल मिशन जब लॉन्च किया था तो इसरो के अध्यक्ष को वह जिस प्रकार से ज्ञान दे रहा था, उसी प्रकार उसने नायब सूबेदार बाना सिंह को ज्ञान दिया। ये सारा इतिहास आपसे छिपाया गया है मित्रों। इस इतिहास को वापस ले आने की जरूरत है। और मैं अब ये इतिहास आप तक लाता रहूंगा। पांडव ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र रखते थे, इसीलिए उसका नाम अस्त्रालय था। ब्रिटेन में हमारे बर्तन रखे जाते थे। ग्रीस हमारे पुरखे गिरीश तिवारी के नाम पे बसाया गया था। लंदन पे मैं बात नहीं करूंगा, ठीक बात नहीं लगती है, नहीं तो आप समझ जाइए। रोम, हमारे महामानव ने अपना एक रोम उखाड़ के ऐसे फेंक दिया था, तब से उसका नाम रोम हो गया। इटली तो आया ही अतुल्य भारत से।
पर ये सब सच आपको कोई बताएगा नहीं। बंबई का नाम बंबई कैसे रख दिया, कैसे पड़ गया, वो मुझको नहीं पता, वहां बम रखते थे कि नहीं, और बम रखते थे तो अस्त्रालय में क्या रखते थे, लेकिन मैं इस पे भी शोध करके आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक कांग्रेसियों और वामपंथियों के पढ़ाए इस गलत इतिहास से पल्ला झाड़िए और नए भारत 2014 के भारत का नया इतिहास, लोहिया ने आजाद कराया था गोवा को, महामानव ने 1967 में नाथुला और चोला से चीनियों को भगाया था। अभी चाहे नाम ना लेता हो, ये बड़प्पन, बहादुरी तो उसने दिखाई दी थी, अब दोबारा बार बार क्या साबित करना। तो बने रहिएगा अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, जरूरी है। फिर से मिलते हैं। जय नया भारत।